तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए आपको एक बात बता दें त्रिपुरा के बारे में। यहां पर करीब 50 सीटों पर राउंड्स की काउंटिंग हो रही है। सिर्फ 18% जो आप नतीजा देख रहे हैं वो पोस्टल लीड्स हैं। हम सीधा त्रिपुरा की ब्रेकिंग पर जाते हैं और त्रिपुरा में यह देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की लीड जो एक वक्त में 40 पहुंच गई थी, अब वो घटकर 30 हो गई है। बहुमत का आंकड़ा 31 है, तो वो अभी पूर्ण बहुमत या एक जो सिंपल मेजॉरिटी है उससे पीछे हैं, एक सीट पीछे हैं। अभी भी ये चीजें बदल रही हैं, बहुत तेजी से बदल रही हैं, तो कुछ स्पष्ट रूप से कहना शायद संभव नहीं होगा। और इसमें इस बार जो टिपरा मोथा है, पहली बार वो 12 सीटों पर उसकी बढ़त दिखाई दे रही है। पहली बार वो 2 अंकों में उसकी बढ़त आई है। तो ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम त्रिपुरा से आया है, क्योंकि जो शुरुआती पोस्टल बैलेट थे उसमें टिपरा मोता काफी पीछे चल रही थी, लेकिन अब 12 सीटों पर उसकी बढ़त साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और वहीं कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन जो है वो 17 सीटों पर त्रिपुरा में आगे है। तो ये एक तरह से नए समीकरणों को भी जन्म देता है अगर यही रुझान परिणामों में तब्दील होते हैं। लेकिन अभी एक बहुत लंबी मतगणना बाकी है, इसलिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। और वहीं हम नागालैंड पर भी नजर डाल लेते हैं। नागालैंड में स्पष्ट तौर पर बीजेपी का जो गठबंधन है वो 2/3 से भी बड़े बहुमत की ओर बढ़ रहा है। वहां पर काफी ज्यादा उनको बढ़त मिली हुई है और इसमें कोई परिवर्तन संकेत नहीं आया है। जो पोस्टल बैलेट का रुझान था उसमें जरूर 50 तक पहुंचे थे नागालैंड में, लेकिन अब वो घटकर 41 जरूर हुई है। लेकिन जो बढ़त है वो बाकी विपक्षी दलों की तुलना में काफी ज्यादा उनकी बने हुए हैं। उनको जरूरत नहीं होगी किसी और की। लेकिन नागालैंड का ट्रेंड, जैसे कि यहां पर बहुत सारे मेहमान भी हमको बता रहे थे कि और दल वहां पर जुड़ जाते हैं। जो सत्ता में होती है पार्टी उसके साथ वो जुड़ जाते हैं, तो उस तरीके की कोई दिक्कत नागालैंड में आती हुई दिखाई अभी फिलहाल नहीं दे रही है। मेघालय में भी हम आपको ये बता दें करीब 50% राउंड्स की जो काउंटिंग है वो चल रही है और उसके हिसाब से एनपीपी 21 पर आगे है, बीजेपी 10, टीएमसी 9, कांग्रेस 6, यूडीपी 4। तो अगर बीजेपी और यूडीपी को एनपीपी से मिला लें, अगर ऐसा माना जाए कि पुराने गठबंधन के जो पार्टनर्स हैं वो साथ में आ जाएं, तो यहां पर भी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी ये 50% पोस्टल बैलेट्स अभी भी यहां पर हैं, तो पूरा राउंड की काउंटिंग शुरू नहीं हुई है। स्लो है थोड़ा सा। आरती जैरथ हमारे साथ स्टूडियो में है। लेकिन त्रिपुरा एक अलग कहानी बताता है। यहां आप ये समझिए 85% अब जो ईवीएम है उसकी राउंड्स की काउंटिंग हो रही है और इसमें बीजेपी 30, 31, 30 मतलब कहां 40 तक पहुंच गए थे वो नीचे आया है। तो आपको लगता है ये रैशनलाइजेशन जो है ये ज्यादा सटीक होगा जमीनी हकीकत से? देखिए, ये उलझान इतने बदल रहे हैं कि कुछ कहना मुश्किल है। पर आई थिंक जो मेन चीज देखना है कि ये तिपरा मोठा जो है इसकी परफॉर्मेंस क्या रहती है। क्योंकि अगर ये डबल डिजिट्स कह रहे थे पहले, तो मतलब उन्होंने ये 20 ट्राइबल सीट्स जो हैं, यहाँ बीजेपी की पिछली बार वो आईपीएफटी के साथ समझौता था, 17 सीटें जीती थी। बिल्कुल। और वो अब वो समझौता तो है, पर जो आईपीएफटी है वो पार्टी तो बिल्कुल टूट गई है। और उनके काफी सारे एमएलएस तो तिपरा मोठा में चले गए हैं। तो मतलब वो कोई ताकत नहीं दे रही है अलायंस को। तो बीजेपी को जितनी सीटें जीतना है वो नॉन ट्राइबल एरियाज में जीतना पड़ेगा। तो अगर ये तिपरा मोठा एक्चुअली 12-15 सीटें जीत लेती है जो वो कह रही है, तो फिर बीजेपी की मेजॉरिटी हो सकता है कि 30 हो या 31 हो, पर बहुत मतलब स्लेंडर मेजॉरिटी होगी। पर ये दोनों पार्टियां साथ आ सकती हैं, बीजेपी और टिपरा मोथा। देखिए, तिपरा मोठा जो है उनका बहुत साफ डिमांड है कि हमको कमिटमेंट चाहिए कि ऑटोनॉमी के लिए या सेपरेट स्टेट के लिए हमको कमिटमेंट चाहिए। तो जो पार्टी ये कमिटमेंट देने को तैयार है हम उनके साथ हाथ जोड़ेंगे, नहीं तो हम हाथ नहीं जोड़ेंगे। और इसी बल पे तो वो जीत रहे हैं। अगर इस पे वो पीछे हट जाते हैं तो आगे जाके उनको पर ये वादा तो कोई पार्टी नहीं कर सकती। बीजेपी तो जो केंद्र में सत्ता में वो तो करेगी नहीं, लेफ्ट पार्टियां करेंगी नहीं, तो फिर क्या करेंगे? दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। पर आप देखिए ये जो 17 सीटें हैं जो लेफ्ट कांग्रेस के हैं, इसमें से कांग्रेस के कितनी सीटें हैं? एक है शायद। कांग्रेस का वो ब्रेकअप अभी तुरंत नहीं है, मैं वो निकालने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आप 5 सीटों पर है और सीपीएम 11 सीटों पर है। अच्छा, तो फिर कांग्रेस का एक्चुअली पिछली बार तो 0 था ना कांग्रेस का,
तो इस बार कांग्रेस थोड़ा बढ़ गई है, तो ये कांग्रेस के लिए गुड न्यूज है। और लेफ्ट जो मतलब 25 साल से त्रिपुरा में बैठी हुई थी, आप देखिए लेफ्ट का क्या हाल हो रहा है। इसका वोट शेयर भी पता नहीं, अभी कुछ पता चल रहा है कि नहीं, शायद जल्दी है। और जो 31 सीटों का बीजेपी गठबंधन आ गया, उसमें 30 बीजेपी है और आईपीएफटी, जिसके बारे में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पार्टी पूरी तरह से बिखर गई है, वो केवल एक सीट पर आ गए। बिल्कुल, तो इसलिए 31 सीटों पर बीजेपी गठबंधन। बिल्कुल, तो ये इलेक्शन जो है बीजेपी को अपने बल पे जीतना पड़ेगा। ये अपने अलायंस पार्टनर से तो कुछ मदद नहीं मिल रही है। तो पर मेरे ख्याल में आप पहले बात कर रहे थे कि ये जो फैसला लिया था चीफ मिनिस्टर को बदलने की, ये इससे फायदा हुआ है बीजेपी को कि नहीं? और मुझे लगता है कि ये निशान दिखा रहे हैं कि फायदा हुआ है। उन्होंने मतलब नहीं, अगर नहीं बदला जाता तो नुकसान क्या था? नुकसान ये था कि शायद लेफ्ट वापस आ जाती, हो सकता है, क्योंकि एक तो वायलेंस बढ़ रही थी, दूसरी ये मतलब पता नहीं कैसे संभल नहीं रहा था उनसे, बिल्कुल गवर्नेंस संभल नहीं रहा था, पता नहीं कैसे अजीब तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे थे। कुछ तो स्टेटमेंट्स अखिलेश जी क्या क्या वो कुछ तो स्टेटमेंट वो ऐसे बोल जाते थे कि फिर पार्टी के लिए भी बड़ी दिक्कत होती थी उसको जस्टिफाई करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में ये तो बहुत ही स्मार्ट फैसला किया बीजेपी ने अपना चीफ मिनिस्टर बदलने। लेकिन अब ये चीफ मिनिस्टर भी आगे बने रहेंगे या नहीं, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। और प्रतिभा भौमिक जो उनको चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि वो केंद्रीय मंत्री हैं और सांसद भी हैं लोकसभा के। बिल्कुल, तो वो यही एक प्रश्न चिन्ह है, पर बीजेपी में तो कुछ भी हो सकता है। बीजेपी में कुछ भी हो सकता है। प्रमोद स्वामी जी बीजेपी समाज महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस आज के दिन में मुख्यमंत्री के बाद उपमुख्यमंत्री बना दिया। तो प्रमोद स्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता, आपका स्वागत है प्रमोद जी। यही बात कि बीजेपी में कुछ भी हो सकता है कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं और केंद्रीय मंत्री को भी त्रिपुरा में बीजेपी ने चुनाव लड़वाया, तो इसके पीछे की सोच क्या थी? क्या यह है कि एक संदेश देना महिला मतदाताओं को कि हम आपके साथ हैं, हमारी एक महिला बड़ा जो चेहरा है वो भी चुनाव मैदान में है, या इसके पीछे कुछ और रणनीति है कि डॉक्टर माणिक साहब को हटा करके बाद में प्रतिभा भौमिक को बना दिया जाए? देखिए, आप लोग ज्यादा डिस्कशन में व्यक्ति विशेष को रख करके ज्यादा डिस्कशन करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विचारधारा के ऊपर काम करती है। और आप देखिए कई जगह हमने चीफ मिनिस्टर बदली भी किए, गुजरात में भी हमने बदली किया, लेकिन नतीजा देखिए, जनता ने जनादेश जो है काफी भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश दिया है। तो जब हम चीजों का विश्लेषण करें तो हमें पूरा एक लार्जर पिक्चर के ऊपर में आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। पहले नॉर्थ ईस्ट की क्या स्थिति थी और आज नॉर्थ ईस्ट की क्या स्थिति है। पहले नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ 9 एयरपोर्ट थे और आज नॉर्थ ईस्ट में 16 एयरपोर्ट है। पहले नॉर्थ ईस्ट में यूपीए के समय 0.6 किलोमीटर पर डे नेशनल हाईवे सड़कों का निर्माण होता था, आज 1.5 किलोमीटर नेशनल हाईवे सड़कों का निर्माण हो रहा है। यूपीए के समय में 13 फाइनेंस कमीशन में नॉर्थ ईस्ट को 87,000 करोड़ रुपए अलॉट किए थे और एनडीए की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में 13,375 करोड़ रुपए जो है इसको नॉर्थ ईस्ट में अलॉट किए हैं 14 फाइनेंस कमीशन ने। तो नॉर्थ ईस्ट की जो पहले एक पहचान थी वो आतंकवादी गतिविधियों के लिए नॉर्थ ईस्ट की पहचान होती थी, और आज जो नॉर्थ ईस्ट की जो पहचान हो रही है वो डेवलपमेंट के लिए हो रही है, विकास के लिए हो रही है, कनेक्टिविटी के लिए हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए कितना सुंदर काम हुआ है। तो ये जो डेवलपमेंट जो हुआ है ये लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। आज प्रधानमंत्री कम से कम 50 आप सरकार में थे मेघालय में, और उसके बाद चुनावी मैदान में जब उतरे तो आप एक तरीके से अपनी ही सरकार पर करप्शन के आरोप लगा रहे थे। ये भी इसी नॉर्थ ईस्ट में हुआ। देखिए मेघालय की बात मैं आपकी बात और का बड़ा अदब से जवाब अब ऐसा लगता है कि आप वापस उसी गठबंधन में चले जाएंगे। नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। देखिए, हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि उसकी सीटों की संख्या बढ़े। हम राजनीति करने आए हैं तो हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी की सीटों की संख्या बढ़े। पहले हमारी सीटों की संख्या वहां मात्र 2 थी, और इस बार जब नतीजे आएंगे तो आप देखिएगा हमारी सीटों की संख्या मेघालय में बढ़ेगी। दूसरी बात, पिछले चुनाव में कांग्रेस की सीटों की संख्या 21 थी, और आज देखिए कांग्रेस का क्या हाल वहां हो रहा है मेघालय में।
तो रणनीतिक रूप से आप ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारी जब सीटों की संख्या बढ़ रही है तो भारतीय जनता पार्टी तो अपने पैरों को मजबूती के साथ में वहां खड़ी है। हमने तो अपना विस्तार किया है, अपनी पार्टी का विस्तार किया है। और सरकार जो है, पहले भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की कोalition गवर्नमेंट थी मेघालय में, अभी भी कोalition गवर्नमेंट बनेगी, नागालैंड में भी कोalition गवर्नमेंट बनेगी, और त्रिपुरा में हम अपनी ताकत के ऊपर में हम सरकार गठन करने जा रहे हैं। त्रिपुरा का अभी तक का जो रुझान आ रहा है प्रमोद जी, उसमें ऐसा लग रहा है कि अभी मामला 19-20 का ही है, अभी तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट नहीं हुई है। तो मैं आपसे एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछ लेता हूं, इस वक्त के जो रुझान आ रहा है उसके हिसाब से, कि अगर बीजेपी को अपने बूते बहुमत नहीं मिलता है आईपीएफटी के साथ, तो क्या आप जो तिपरा मोथा पार्टी है उसके साथ अलायंस करेंगे? क्योंकि उनकी मांग तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आप लिखित में दीजिए कि अलग राज्य बनेगा। नहीं, देखिए, त्रिपुरा मोथा पार्टी जो है, उनके जो कुछ इश्यूज है उसको हम भी सम्मान करते हैं। और जो वहां के जो महाराजा साहब है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उनके व्यक्तिगत संबंध जो है हमारे नेडा के जो कन्वीनर है डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा, आसाम के मुख्यमंत्री के साथ में काफी बेहतर संबंध है। अच्छा। और उन्होंने सार्वजनिक रूप से मीटिंग में भी इस बात का उल्लेख किया है। तो अभी देखिए, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन पूरे नतीजे वो ये भी कह चुके हैं, मतलब उन्होंने, आप उनके बयान की अगर बात करें तो उन्होंने ये बयान भी दिया है कि अपना महल बेचकर मैं बीजेपी के 25-30 एमएलए खरीद लूंगा। देखिए, मैं बता रहा हूं, चुनाव के पहले बहुत सी बातें कही जाती है अभिषेक जी, आप वरिष्ठ पत्रकार, आप जानते हैं। लेकिन जिस पार्टी की सीटें ज्यादा होगी, मुख्यमंत्री तो उसी पार्टी का होगा। वो कुछ भी बोले, चुनाव के पहले उन्होंने जो बोला और चुनाव के बाद में जो स्टेटमेंट होगा उसमें थोड़ा काफी डिफरेंस होता है। ठीक है, बढ़िया। एक्चुअली ये गलत है। अब देख लीजिए, महाराष्ट्र में शिंदे साहब बैठे हैं चीफ मिनिस्टर की कुर्सी में, और उनकी संख्या कम है बीजेपी से। तो ये बात नहीं है कि जिसकी संख्या ज्यादा हो वो ही चीफ मिनिस्टर के, जो चीज जब सूट करे, बिल्कुल उस हिसाब से, बिल्कुल जी। तो त्रिपुरा में अब जो संख्या दिखाई दे रही है 29 पर बीजेपी गठबंधन आ गया है। तो ये संख्या शुरुआत के जो रुझान थे उससे काफी नीचे अब बीजेपी गठबंधन वहां पे त्रिपुरा में दिखाई दे रहा है। 29 तो काफी कम हो गया। हाँ। आप ये समझिए कि बहुमत के आंकड़े से दो कम जो शुरुआत में जो है वो 18 पर है, और तिपरा मोथा जो है वो 12 सीटों पर। तो 2 अंकों में तिपरा मोथा की संख्या दिखाई दे रही। तो किंग जो है किंग मेकर हो सकते हैं। अगर आज के अभी के जो रुझान है, अगर हम उनको जोड़ेंगे तो तिपरा मोथा, लेफ्ट, कांग्रेस और एक इंडिपेंडेंट जो है, एक्चुअली उनकी बहुमत है। नहीं, बहुमत है, लेकिन अगर कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है तो, क्योंकि पूरे चुनाव में हमने ये देखा कि जो उनका पूरा आधार था वो एंटी लेफ्ट था, ऐसा बताया भी गया है बहुत। जितने बोला कि तिपरा मोथा का लेफ्ट पार्टियों के साथ जाना ज्यादा मुश्किल है, ये हमारे एक विश्लेषक अभी बोल करके गए हैं। तो उनका ये कहना है कि वो डबल इंजन की सरकार वाला जो फार्मूला है उसके चलते वो ज्यादा संभावना है कि इधर आए। 25 साल से एक दूसरे को मारपीट काट, हाँ, लेकिन फिर भी साथ आ गए। तो जैसे संकेत ने अभी बोला, जो सिचुएशन को सूट करता है वही होता है। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल। तो आई थिंक आज के दिन में कहना कि ये नहीं हो सकता है, वो सही नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 28 पर अब जो ताजा आंकड़े दिख रहे हैं, 28 पर बीजेपी गठबंधन है। तो ये लगातार घटता जा रहा है, जो कि शायद अभी बैठ करके प्रमोद स्वामी जी की पार्टी के जो लोग हैं वो बड़े चिंतित होंगे, बैठ के सोच रहे होंगे कि अब क्या किया जाए। हेमंत बिश्व शर्मा जो हैं वो शायद गुवाहाटी से वो तय कर रहे होंगे कि मैं प्लेन लेकर के किस दिशा में जाऊंगा, कि मैं शिलांग चले जाऊं या अगरतला चले जाऊं। क्यों प्रमोद स्वामी जी? नहीं, देखिए, अभी रिजल्ट आने दीजिए। अभी भी 28 है, तो आंकड़ा तो बहुमत के करीब ही है हमारा। लेकिन मैं कुछ बातें आपके सामने संकेत जी रखना चाहूंगा कि विकास जो हुआ है ना, तो देखिए, ये जो नॉर्थ ईस्ट जो है, ये साउथ ईस्ट एशिया का भी गेटवे बन चुका है। और ये जो ट्राइलिटरल जो हाईवे जो है, इंडिया म्यांमार और ये इंडिया म्यांमार और ये का जो के बीच में जो ये ट्राइलिटरल जो हाईवे जो बन रहा है, इससे जो है हमारे जो विकास की गति जो है वो काफी तेज होगी। और उसके अलावा भी अगरतला अखवारा जो रोड प्रोजेक्ट है नॉर्थ ईस्ट में, ये भी अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में बहुत काम हुआ है। और देखिए, उसके अलावा भी आप त्रिपुरा की अगर हम लोग बात करें
तो ये त्रिपुरा में जो इंसर्जेंसी की जो प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को भी हमने वहां रिजोल्व किया है। ब्रू रियांग समझौते के तहत 40,000 जो फैमिलीज थी जो नारकीय जीवन जी रहे थे, ब्रू रियांग समझौता होने के बाद में उन लोगों को भी सम्मान से जीने का वहां हक मिला है। और एनएलएफटी नेशनल लिबरेशन ऑफ त्रिपुरा जो है, इसके 8,000 कैडरों ने सरेंडर किया है, जो आर्म्स एंड एमुनेशन लेकर के आपको आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे। वो आज राष्ट्र की मुख्यधारा में आए हैं। तो मैंने पहले भी कहा कि नॉर्थ ईस्ट की जो पहचान पहले जो उग्रवाद के लिए होती थी, आज वो नॉर्थ ईस्ट जो है विकास के पथ पे चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, तो इसमें ये बात तो आएगी कि जो केंद्र सरकार रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ी है, उनका कितना बड़ा योगदान रहा है इन चुनाव परिणामों में। लेकिन बताया गया कि महिमा चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गई है, कांग्रेस की प्रवक्ता। त्रिपुरा की जो अभी स्थिति बन रही है, इसमें एक हाइपोथेटिकल प्रश्न, क्योंकि अभी तो रुझान आने बाकी हैं, जो अभी चल रहे हैं उसमें परिणाम काफी हद तक बदल भी सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या टिपरा मोता के साथ आपका गठबंधन जा सकता है, आपका अलायंस हो सकता है उनके साथ? आप सभी को नमस्कार। और सबसे पहले तो नाम दुरुस्त कर दूं, मेरा नाम महिमा सिंह है, महिमा चौधरी नहीं है। और दूसरी बात ये कि अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता की बड़ी बड़ी बातें सुन रही थी और आपने मुझसे सवाल पूछा कि हम गठबंधन किससे कर सकते हैं। हमें लगता है कि हमने अपनी स्थिति बड़ी स्पष्ट की है और बड़े ही पुरजोर तरीके से इस चुनाव को लड़ा है। लेकिन भाजपा की जहां तक बात है, या वो बात चाहे एनडीपीपी की हो या एनपीपी की हो या इन तीनों राज्यों में जो मसले रहे हैं उनकी हो, जो पार्टियां रही हैं सत्ता में, उनमें से एक ने भी अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं बताया, अकाउंटेबिलिटी नहीं बताई, और फिर भी यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, हाईवेज की बातें बता सकते हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। ये बता रहे हैं हमने इतने हाईवे बनाए हैं, लेकिन ये उन हाईवेज की बात नहीं करते जो बनाते ही टूट जाते हैं, जो पहली बारिश में ही ढह जाते हैं। ये ऑल सीजन हाईवेज उनको बोलते हैं। दूसरी बात ये, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं ये कहूंगी कि इनसे ये सवाल किया जाए भाजपा के प्रवक्ता से कि इनका यूनिफॉर्म सिविल कोड और नॉर्थ ईस्ट को लेकर के क्या विचार है, क्योंकि नागालैंड के अंदर, मेघालय के अंदर और त्रिपुरा के अंदर, तीनों जगह पर, खास तौर से नागालैंड और मेघालय में हमने बार बार ये सवाल उठाया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भाजपा अपनी जो स्थिति है उसको स्पष्ट करे, लेकिन उस पर ये चुप्पी साधे हुए हैं। इनके मैनिफेस्टो के अंदर नागा पॉलिटिकल इशू का कोई कहीं मेंशन नहीं मिलता है, लेकिन ये बातें करते हैं उन सड़कों की जो कहीं है नहीं। मैं 1 महीना नागालैंड रह करके आ रही हूँ और आप लोगों को जमीनी स्तर की स्थिति बता सकती हूँ। ना वहां पर बिजली है, घंटों घंटों के कट लगते हैं, ना वहां पर सड़कों की जगह सड़कें हैं, ना वहां पानी की जगह पानी है। लेकिन फिर भी भाजपा जो है वो त्रिपुरा के अंदर हमारे नेता के ऊपर हमला करवाने के बावजूद, अपनी गुंडागर्दी की असली सूरत दिखाने के बावजूद, आज नतीजों के दिन, नतीजा जो मर्जी हो, जो कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन आज नतीजों के दिन बैठकर यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं और अपनी जो विकास जो कहीं दिखाई नहीं देता है, अपने काल्पनिक विकास का बखान कर सकते हैं। अब रही बात आपने जो सवाल पूछा था उसकी कि हम गठबंधन करेंगे, किससे करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे लगता है नतीजे आने के बाद की बात है। हम मजबूत स्थिति में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने लेफ्ट के साथ गठबंधन किया क्योंकि आज भाजपा की जो तानाशाह ताकतें इस देश के अंदर पुरजोर तरीके से जो है छाई हुई हैं पूरे लोकतंत्र के ऊपर काले बादल बन के, उनके साथ लड़ाई लड़ने के लिए, उनका सामना करने के लिए जिस तरह का गठबंधन करने की आवश्यकता होगी वो गठबंधन कांग्रेस करेगी, भाजपा के साथ नहीं करेगी, ये तय है। मैं महिमा जी आपसे ये पूछना चाहता हूं, देखिए उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका होगी, क्योंकि इन्हीं नतीजों को आप देख लें, त्रिपुरा में अगर आप बात कर लें तो आपके गठबंधन को भले ही 18 जगह बढ़त दिख रही हो, लेकिन उसमें कांग्रेस का योगदान 4 या 5 ही है। अगर आप यही बात मेघालय में करें तो 2018 में आपकी सीटें बहुत ज्यादा थीं, इस बार आप 4 ही सीटों पर हैं बढ़त, यानी कि आप 17 सीट नीचे हो गए हैं, और नागालैंड में तो आप 1 पर आकर के रुक गए। तो ऐसे में आप अपनी भूमिका कहां देखते हैं विपक्ष में? आप तो साकेत जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, दोनों वरिष्ठ पत्रकारों से मुखातिब हूं, और आरती जी भी मौजूद हैं, जो आप सभी लोग बहुत वरिष्ठ हैं, और ये जानते हैं कि मेघालय के अंदर किस तरह से
लोकतंत्र को पटकनी दी है भाजपा ने, लोकतंत्र का अपमान किया है भाजपा ने। न सिर्फ मेघालय में, महाराष्ट्र की अभी बात उठी थी, तो बिल्कुल ये एक नई तरह की राजनीति और नई तरह के तौर तरीके भाजपा ने इस देश को दिखाए हैं और एक नए निम्न स्तर पर राजनीति को इस देश के अंदर ले जाया जा रहा है। प्रयास ये रहता है कांग्रेस का कि उस निम्नता में जितना हो सके एक अच्छा, एक दुरुस्त। पर महिमा जी, मुझे आप ये बताइए, देखिए आप कितने दुरुस्त होंगे ये तो इस चीज पर तय होगा ना कि आप चुनाव जीत रहे हैं, आपका विनेबिलिटी फैक्टर। आप जानते हैं साकेत जी, आप जानते हैं मेघालय में हमें नए स्तर से मैं अपना नाम दुरुस्त कर दूं, मेरा नाम संकेत है। बनाना पड़ा है हमारे सारे। महिमा जी, अगर आप मुझे इजाजत दें, महिमा जी मुझे आप अगर इजाजत दें, मैं जरा अपना नाम दुरुस्त कर दूं, मेरा नाम संकेत है, साकेत नहीं। क्षमा चाहती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, एक गलती हमसे हो गई, एक आपसे, कोई बात नहीं। हाँ। संकेत जी, ऐसा है कि हमारी जो स्थिति है मेघालय और नागालैंड में, आप जानते हैं कि संगठन को हमें एक तरह से जड़ से दोबारा खड़ा करना पड़ा है। मैंने कहा लोकतंत्र को पटकनी जो भाजपा ने दी है वहां पर, वही महाराष्ट्र में किया है, वही मणिपुर में किया था, गोवा में किया था, वो राज्य दर राज्य ये करते जा रहे हैं। और कोई बात नहीं, हम अपने संगठन को दोबारा जुटाने में बिल्कुल तत्पर हैं, कार्यरत हैं। मेघालय के अंदर हमारे उम्मीदवारों की जो उम्र है, जो औसत उम्र है, वो 45 से नीचे है। उसी तरह से नागालैंड के अंदर भी जो हमारे उम्मीदवारों की औसत उम्र है वो 35 से 45 के बीच है। तो ये नई तरह की आप कह रही हैं संगठन बनाने की रणनीति के तहत इस चुनाव को देखा जाए, ना कि काफी देर से कुछ जवाब देना चाहते हैं। प्रमोद जी। हाँ, अभी मेरी बहन कह रही थी लोकतंत्र को पटकनी भारतीय जनता पार्टी ने दी है। अरे भैया, देश की जनता जनादेश देती है, कम से कम जनादेश का सम्मान करिए। और मेघालय में मैं आपको अपडेट करना चाहूंगा मेरी बहन को कि जरा राजनीतिक वहां की जो हालात है उसको थोड़ा एनालिसिस कर करके बाद में अगर आप कुछ बोलती तो अच्छा लगता। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि पिछले चुनाव में कांग्रेस को मेघालय में 21 सीटें मिली थी और जो मुकुल संगमा साहब जो कांग्रेस के लीडर थे वो टीएमसी में चले गए बहन मेरी, वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए हैं। और आज वो वहां अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कांग्रेस से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो आपके नेता अगर टीएमसी में चले जाते हैं तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कैसे दोषी हो सकती है? पहले तो आप लोग ममता बनर्जी के साथ में बैठ करके 2024 में देश का प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा इसको तय कर ले। दूसरी बात, आपने कही काल्पनिक विकास की बात, तो काल्पनिक विकास के ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट में कैसा विकास आपने किया ये सारे लोग जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में रेलवे लाइन तक नहीं थी और त्रिपुरा में हमने अभी उसको अगरतला को ब्रॉडगेज लाइन से हमने जोड़ा है। और आज जो रेलवे लाइन जो है अरुणाचल और मेघालय में रेलवे लाइन जा चुकी है। और आपके समय में मैं बताना चाहूंगा, मैं काल्पनिक बातें नहीं कर रहा हूं, मैं तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं। अगर आपके पास तथ्य है तो आप मेरी बात को काट सकती है, लेकिन मैं जानता हूं आपके पास में कोई तथ्य नहीं है। आप फिर कोई ना कोई एक शेर शायरी या कोई एक नैरेटिव गढ़ करके मेरी बात को आप काटेंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको तथ्यों के आधार पर बताता हूं, मेरे तथ्यों को आप चैलेंज करिए। 2014 से पहले आपने जो 2014 से 19 तक 2009 से 14 तक आपने 1079 किलोमीटर रास्ता जो है नेशनल हाईवे जो है आपने यूपीए के समय नॉर्थ ईस्ट में बनाया। और 2014 से 19 के बीच में मोदी जी के नेतृत्व में 2731 किलोमीटर नेशनल हाईवे का रास्ता जो है आज जो है नॉर्थ ईस्ट में बना है। आपसे करीब 3 गुना ज्यादा परफॉर्मेंस हमने इस क्षेत्र में दिया है। आपके समय में मात्र 9 एयरपोर्ट थे, जो आज 16 एयरपोर्ट आज बन चुके हैं। और ये सारी विकास की जो गाथा है, आपने 87,000 करोड़ दिए, हमने 3 करोड़। ये वाली बात आप बता चुके हैं प्रमोद जी, अलॉट की है। ये आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में बता दिया था। नहीं लेकर आए आज प्रमोद जी। इन्होंने काल्पनिक विकास की बात की तो मैंने तथ्यों के साथ उनका उत्तर दिया है। तो पहले आप स्टडी करिए। और लोकतंत्र को पटकनी हमने नहीं दी, आपको पटकनी ममता बनर्जी ने दी, आप उनसे जाके सेटल करिए। ये एक सवाल मैं आपसे, महिमा जी, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको दिक्कत किससे है? क्योंकि मेघालय में
आपको चोट बीजेपी ने नहीं दी है, एनपीपी ने नहीं दी है, आपकी पार्टी को चोट दी है तृणमूल कांग्रेस ने, जिसको आप कई बार बी टीम, सी टीम इस तरीके से आप संबोधित करते हैं। नहीं, अभी राहुल ने वो भी विपक्ष बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है टीएमसी, ये बोलकर मुझे मैं उत्तर दे दूं। हाँ जी, देखिए, पहले तो जो इन्होंने बात कही है टीएमसी की, और आपने भी वो सवाल पूछ लिया संकेत जी, तो एक डिस्कोर्स होता है इस देश के अंदर। आज जो राजनीतिक जो हवा चल रही है, जो दौर चल रहा है, मैंने पहले ही निम्नता की बात की। भाजपा इस देश के अंदर राजनीतिक दौर को एक नए निम्न स्तर पर ले आई है, जहां पर हॉर्स ट्रेडिंग, जहां पर इस तरह का जो संस्कृति है, कल्चर है, वो एक नॉर्म बन गया है। आज ऐसा लगता है कि यही राजनीति करने का तरीका है। आज मैं बहुत सारे चैनलों पर जब सुबह से चर्चा कर रही हूं, तो बात ये चल रही है कि असली नतीजे आने के बाद क्या समीकरण बनेंगे और क्या गठबंधन होंगे, उससे सामने आएगी। अब इन्होंने शेरो शायरी की बात की थी, उस पर खरी उतरते हुए एक बात कहूंगी, सुना दीजिए एक शेर इस पर, आप इनको सुना दीजिए। और उसके माध्यम से 2 सवाल पूछूंगी इनसे, उसका उत्तर ये दे दें तो मान जाऊंगी। बस्ती में तुम खूब सियासत करते हो, बस्ती की आवाज उठाओ तो जाने, फैज जौनपुरी साहब ने कहा है। तो अब भाजपा के प्रवक्ता भाई से सवाल ये पूछूंगी मैं कि मैंने 2 सवाल पूछे थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड और नागालैंड और मेघालय क्रिश्चियन ट्राइब्स को लेकर आप भी जवाब दे दीजिए, या तो शेरो शायरी में दे दीजिए या कविता सुना दीजिए कोई अटल जी की। मैं देना चाहता हूं उनको जवाब, मेरी बहन को मैं जवाब देता हूं। मेरी बहन सुन लो, तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, तू ये बता के कारवा क्यों लूटा, हमें रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इधर उधर की बातें ऐसे होती हैं, कहा बस्ती आवाज ये है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हमारे देश की 700 ट्राइब्स को क्या कहना चाहते हैं, और दूसरी बात ये कि नागा पॉलिटिकल इशू आपके मैनिफेस्टो का हिस्सा। अरे नॉर्थ मेघालय त्रिपुरा और नागालैंड की जनता आपको बता देगी कि हम क्या कहना चाहते हैं। अब वो शेरो शायरी का दौर हुआ, चिलमन जो है ब्रेक की तरफ जा रही है, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। जरा मेघालय नहीं, त्रिपुरा के नतीजे दिखाते हैं, क्योंकि वहां पर असली उठापटक चल रही है नतीजों में। त्रिपुरा का जरा हम ग्राफिक लोड करें स्क्रीन पर, ताकि आपको एक आइडिया मिले। यहाँ पर बीजेपी अब 27 पर आ गई है, और ये भी शुरुआती रुझान है। बीजेपी कंबाइन जो उनका गठबंधन है, आईपीएफ, कांग्रेस और लेफ्ट 19 पर हैं, पिछली बार से 3 ज्यादा। टिपरा मोथा 13 पर पहुंच गए, यानी कि जो एग्जिट पोल बता रहे थे 11 से 16 की रेंज में, वो बिल्कुल उसी में जाकर के फिट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि आज की डेट में अगर इसी तरीके से नतीजे मटेरियलाइज करते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि टिपरा मोथा के जो राजा हैं प्रद्युत देव बर्मन, वो किंग ही नहीं, किंग मेकर भी बन जाएंगे त्रिपुरा की राजनीति में। वो तो चाहेंगे कि किंग भी बने, यानी सीएम भी बन जाए। हाँ बिल्कुल, वो तो चाहेंगे, वो तो कह चुके हैं, कहा था महल बेच के। हालांकि उस पर हमारे गेस्ट आए तो उन्होंने पूछा था कि महल खरीदेगा कौन। अब बेच तो देंगे, लेकिन खरीदेगा कौन। लेकिन बहरहाल आपको लगता है कि ये एक संभावना बन सकती है, कांग्रेस, लेफ्ट और टिपरा मोथा आ जाए साथ में? पता नहीं, देखिए पॉलिटिक्स, जैसे मैंने कहा कि कुछ भी पॉसिबल है। किसने सोचा था कि एकनाथ शिंदे एक दिन चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ के, तो कुछ भी हो सकता है। पर मेरे ख्याल में ये प्रद्युत बर्मन जो हैं, ये बहुत हार्ड बार्गन करेंगे, क्योंकि उनके पास अब अगर 13 से 15 भी सीटें आ जाती हैं, तो उनके पास लीवर बहुत होगा, तो उन बार्गन बहुत करेंगे। और उनका सबसे बड़ा डिमांड तो यही है ना, मोर ऑटोनॉमी फॉर द ट्राइबल एरियाज, या सेपरेट स्टेट फॉर द ट्राइबल एरियाज। तो कौन ये बात मानेगा, कितने हद तक ये बार्गन कर सकेंगे, और फिर कितना पैसों का खेल होगा यहाँ, कितनी हॉर्स ट्रेडिंग होगी। मतलब त्रिपुरा में तो काफी। लेकिन आरती जी, ये देखा जाता है कि जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं, उनमें अमूमन ये सोच होती है लोगों में, पार्टियों में, कि जो केंद्र में सत्ता जिसकी है उसके साथ तालमेल बना करके रखा जाए, उसके साथ रहा जाए। पर त्रिपुरा में ये सोच नहीं थी ना। आखिर 25 साल से तो लेफ्ट फ्रंट वहां बैठी हुई थी, और लेफ्ट फ्रंट तो कभी सेंटर में कहाँ पावर थी। एक दो बार अलायंस में, मतलब उन्होंने सपोर्ट किया सेंटर को। तो त्रिपुरा थोड़ा अलग है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, इसीलिए वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में माना नहीं जाता है एक्चुअली।
तो जैसे मेघालय हो, मणिपुर हो, इन स्टेटों में तो वो ज़्यादातर जो सेंटर में पार्टी है उन्हीं के साथ जाती है। प्रमोद जी, मैं त्रिपुरा में ये नहीं होता जी, प्रमोद जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, अगर इस तरीके से और कम हो गया है, लीजिए अब 26 सीटों पर ही बीजेपी का गठबंधन आगे है त्रिपुरा में, तो ये मेघालय के साथ साथ अब त्रिपुरा भी सस्पेंस की कहानी बनती जा रही है। ऐसे में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये 26-27 पर ही अगर टिक गया तो फिर आपके लिए गठबंधन का पार्टनर कौन होगा? नहीं, अभी 26-27 आप दिखा रहे हैं ना, 26-27 अभी आपके स्क्रीन में 27 आ रहा है। कहां आप 40 पहुंच गए थे? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। 60 सीटों में अगर 27 हमारी दिखा रहे हैं तो 2-3 सीटों का बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे नतीजे आने के बाद नहीं हम इस पे कोई टिक्का टिप्पणी करेंगे, लेकिन मैं आपको निश्चित आपके चैनल पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में त्रिपुरा में सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आकलन करने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है, राजनीति में इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप देखिए कि इसके पहले 5 साल पहले कम्युनिस्ट जो 25 साल तक वहां राज कर रहे थे, जो वामपंथियों को वहां उखाड़ना मुश्किल था, लेकिन 5 साल पहले हमने वामपंथियों की राजनीति। प्रमोद जी मेरा सवाल है, अगर जरूरत पड़ी तो क्या आप त्रिपुरा मोथा से समर्थन लेंगे? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि निश्चित रूप से हम कांग्रेस और वामपंथी से तो समर्थन लेंगे नहीं। तो त्रिपुरा मोथा के साथ में मैंने पहले भी कहा कि हमारे जो लीडर्स हैं उनके साथ में उनके पर्सनल रिलेशन अच्छे हैं, तो राजनीति में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन पर आप अगर अभी के जो रुझान है इनको अगर देखते तो क्या ये बीजेपी की एक चूक मानी जाएगी कि बीजेपी ने त्रिपुरा मोथा के साथ चुनावी गठबंधन नहीं किया? क्योंकि ये जो नुकसान है सीधा आपको पहुंचा रहे हैं। पिछली बार आदिवासी सीटें थी 20-17 आप जीते थे, लगता कि वो सारी सीटें जा रही त्रिपुरा मोथा को। हमने उनके साथ गठबंधन करने के लिए प्रयास किए थे। डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी ने उनके साथ में बैठक भी की थी, उनके साथ में बात भी हुई थी, लेकिन वो प्री पॉल अलायंस जो है किसी वजह से वो हो नहीं पाया। नहीं, वजह तो साफ थी, वो चाहते थे कि आप लिखित में दीजिए, जो उनका चुनावी वादा है उसको आप लिखित में दीजिए कि पूरा करेंगे। इस तरह से राजनीति में होता है। मेघालय में हमने एनपीपी के साथ में सरकार चलाई और इस बार जब चुनाव लड़ा तो हमने उनके साथ चुनाव नहीं लड़ा, वो अलग चुनाव लड़े, हम अलग चुनाव लड़े। तो ये राजनीति में कोई 2-4 होता है, ऐसा कोई केमिस्ट्री गणित राजनीति में नहीं होता। अभी आप थोड़ा सा इंतजार करिए इस पे, अभी मैं ज्यादा इंतजार कर रहे हैं जी। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी रतनदीप भी जुड़ गए अगरतला से। रतनदीप, अभी जो रुझान आ रहे हैं त्रिपुरा में, वो तो ऐसा लग रहा है कि शायद वहां पर हंग असेंबली बन रही है और किसी एक पार्टी को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में आपने जो सीक्रेट मीटिंग की बात कही थी, मेघालय वाली एक जो सीक्रेट मीटिंग हुई थी हेमंत बिश्व शर्मा के साथ, कोई ऐसी सीक्रेट मीटिंग इनके साथ भी हुई है कि त्रिपुरा मोथा वाला के साथ, या बीजेपी अपने बूते पे बना लेगी? बीजेपी को अभी भी ये भरोसा है वहां पर? देखिए, अगर त्रिपुरा की जो बैकडोर पॉलिटिक्स जो है ये अलायंस लेके ये बहुत महीने से चल रही है, और हमें जो सूत्रों के मुताबिक खबर लग रही है कि पिछले बहुत महीने से बीजेपी के जो नॉर्थ ईस्ट के मतलब फ्लोर मैनेजर हैं हेमंत बिश्व शर्मा, आसाम के मुख्यमंत्री, उनके साथ बहुत बार अनऑफिशियल मीटिंग प्रद्युत माणिक्य की हुई है। मगर जो प्रॉब्लम है कि उनका जो डिमांड है उस डिमांड को कंसीड नहीं कर सकती है बीजेपी, क्योंकि उनको एक रिटन एश्योरेंस चाहिए ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के डिमांड के ऊपर या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन के ऊपर। और बीजेपी का जो पिच रहा है, जब उनका अलायंस नहीं हो पाया त्रिपुरा मोथा के साथ, इसके बाद बीजेपी जब कैंपेन में गई तो बीजेपी ने ये कहा लोगों को कि हम अलायंस इसलिए हमने नहीं किया क्योंकि हम त्रिपुरा को डिवाइड होना नहीं देना चाहते हैं। तो अपने जो वोटर्स हैं उनके पास पोस्ट पोल सिचुएशन में बीजेपी, इसका एक्सप्लेनेशन भी बीजेपी को देना पड़ेगा कि अगर वो पोस्ट पोल अलायंस करते हैं त्रिपुरा मोथा के साथ तो वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, क्योंकि त्रिपुरा मोथा को डायरेक्ट अटैक किया था बीजेपी ने, सीधा सीधा निशाना साधा था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। तो कहीं ना कहीं पे ये बात भी प्रद्युत माणिक्य को भी खलेगी। मगर पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ
मेकिंग इम्पॉसिबल पॉसिबल, तो तिपरा मोथा और बीजेपी एक साथ शायद आ भी सकती है और आने के चांसेस भी हैं। मगर इसके साथ साथ और एक बात हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रद्युत माणिक्य के जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, आप देखिए वो त्रिपुरा के कांग्रेस के मुखिया रह चुके हैं, चीफ रह चुके हैं। उनके जो उनके फादर, उनके मदर कांग्रेस के एमपी रह चुके हैं, तो उनका एक कांग्रेस लेगेसी भी है। कांग्रेस के साथ भी उनका जो संपर्क है, सूत्रों के मुताबिक जो हमें खबर है, वो बहुत अच्छा है। और सीपीएम के साथ, सीपीएम के जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं जितेंद्र चौधरी, ये पूरे कैंपेन में वो बार बार ये कहते रहे कि तिपरा मोथा एक बहुत बड़ी फैक्टर के रूप में आ रही है और तिपरा मोथा के साथ हमारा एक ग्राउंड अंडरस्टैंडिंग है। तो इसको भी हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि जो ऑपोजिशन कैंप है, अभी भी तिपरा मोथा ऑपोजिशन कैंप में ही है। तिपरा मोथा, कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ आने की संभावना कम है, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस कुछ हैं लेफ्ट के साथ प्रद्युत माणिक्य की। मगर जैसे मैंने कहा, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है पॉलिटिक्स में। तो किस तरफ तिपरा मोथा जाएगी उसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। रत्नदीप, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता था, अगर आप हमें ये बता सकें, रत्नदीप, अगर आप हमें ये बता सकें कि ये जो काउंटिंग की प्रक्रिया है, ये हमेशा इतना टाइम लगता है इसमें? पिछली बार 2018 में जब काउंटिंग हो रही थी तो भी क्या इसी तरीके से धीरे धीरे करके स्थिति स्पष्ट हुई थी? और पीछे से कुछ लोग तालियां बजा रहे हैं, इसका क्या कारण है रतन जी? आप कुछ पीछे दिखा भी रहे हैं, अनाउंसमेंट हो रहा है। देखिए, यहाँ पे अभी अनाउंसमेंट हुआ है और बीजेपी के कोई उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, तो बीजेपी के समर्थक अब थोड़े खुश हैं। सुबह तो वो जश्न मना रहे थे, अभी विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं और पटाखे भी फोड़ रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री फिर से आगे चल रहे हैं अब, इसलिए थोड़ी खुशी है। और काउंटिंग की बात करें तो पिछले बार जो 2018 में जब बीजेपी की तरफ एक लहर थी, अब तक तो पूरा पिक्चर क्लियर था और बीजेपी बहुत आगे निकल गई थी। मगर इस बार देखा जा रहा है काउंटिंग बहुत स्लो चल रहा है। इसका एक कारण ये हो सकता है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जब काउंटिंग हो रही है तो जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो लोग रिकाउंटिंग की भी मांग करते रहते हैं। और त्रिपुरा की बात करें तो आप अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखें, 1 वोट 2 वोट में भी फैसला हुआ है त्रिपुरा में। बहुत ही पॉलिटिकली वोलेटाइल स्टेट है ये, और एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे ऑपोजिशन स्पेस है, और ये ऑपोजिशन स्पेस किस तरह से आप आगे बढ़ सकता है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। आप देख सकते हैं, अगर हम 4 राउंड या 5 राउंड के बाद हम लोग देखें तो शायद ये जो डिफरेंस है बीजेपी और ऑपोजिशन के बीच, शायद वो डिफरेंस और भी ज्यादा घट सकता है। और अगर ये डिफरेंस घटता है तो एक हंग असेंबली की तरफ हम मूव करेंगे। अभी कितने राउंड हो चुके हैं, ये आरती पूछ रही है यहाँ से कि कितने राउंड हुए, अभी कितने बचे हैं? मैं देखता हूँ कब तक तस्वीर साफ हो पाएगी? देखिए कुछ सीटों में तो 4 राउंड 5 राउंड के निकले जा रहे हैं, कहीं कहीं पे 10-12 राउंड की काउंटिंग होती है त्रिपुरा में। तो थोड़ा और टाइम लगेगा इस पिक्चर को क्लियर होके आने में। तो ये डेटा, ये ब्रेकअप आ गया है। मैं चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ, जो रत्नदीप बता रहे थे, 1 सीट पर त्रिपुरा में 5वें राउंड की काउंटिंग चल रही है, 3 पर चौथे राउंड की, 10 पर तीसरे राउंड की, 28 पर दूसरे राउंड की, 15 पर 1 राउंड की। और अभी भी 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पहले राउंड की भी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है। तो ये भयंकर स्लो है, काफी समय लगेगा यानी त्रिपुरा की तस्वीर साफ होने। यही चीज अगर मैं आपको नागालैंड की बताऊं तो 6ठे राउंड की काउंटिंग 1 जगह हो रही है, 5वें की 3 जगह, चौथे की 2 जगह, तीसरे की 8 जगह, दूसरे की 15 जगह, पहले राउंड की 14 जगह, और 17 कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी पहला राउंड भी शुरू नहीं हुआ है। और इसके साथ साथ अगर मेघालय की बात करें तो 6ठे राउंड की काउंटिंग 1 सीट पर, 5वें की 2 सीट पर, चौथे की 1 सीट पर, तीसरे राउंड की 5 सीट पर, दूसरे राउंड की 10 सीट पर और पहले राउंड की 25 सीट पर। यहां भी 15 कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहां अभी पहले राउंड की काउंटिंग भी खत्म नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये बहुत ही अभी बहुत इंतजार करना होगा। नहीं, बहुत आश्चर्य की बात है कि इतने छोटे प्रदेश में इतना धीमा चल रहा है। मेरे ख्याल से उन्होंने जिस तरीके का राज्य है उसके अनुपात में ही वहां पर संसाधन लगाए हैं। अब यूपी वाले संसाधन नहीं लगा दिए, वरना तो अब तक नतीजा आ गया होता। तो जो रुझान अभी तक आ रहे हैं उसमें त्रिपुरा में लगातार सीटें ऊपर नीचे हो रही हैं। एक जमाने में एक वक्त पे जो है बीजेपी काफी आगे दिखाई दे रही थी, लेकिन अब बीजेपी यहां पर 31 सीटों पर आ गए, बीजेपी गठबंधन, और साथ ही वहां पर जो कांग्रेस लेफ्ट है वो
16 सीटों पर आगे दिखाई दे रहा है। टिपरा मोथा वो 12 सीटों पर आगे है। हमारे साथ हमारे मेहमान बने हुए हैं प्रमोद स्वामी जी और साथ ही महिमा जी। महिमा जी, आपके पास आना चाहेंगे, आप किस तरह से देख रही हैं इन रुझानों को? आपको लगता है कि अभी काफी कुछ कांग्रेस को करने की जरूरत है, क्योंकि बीच में ये चर्चा भी आई है कि राहुल गांधी की अब जो भारत जोड़ो यात्रा है वो पूर्व से लेकर के पश्चिम तक जाएगी, तो ऐसे में आपको लगता है कि ये वो सारे राज्य हैं जहां पर कि कांग्रेस को बहुत ही ज्यादा जमीन पर काम करने की जरूरत है? आपने शायद म्यूट किया हुआ है, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी अखिलेश जी, मैं कह रही थी कि राजनीति में दौर बदलता रहता है। एक वो दौर था जब 80 के दशक के अंत की ओर राजीव गांधी वो पहले प्रधानमंत्रियों में से एक थे जो नागालैंड गए या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में गए, वहां बहुत समय बिताया और वहां के मसलों को, मुद्दों को समझा। आज एक ऐसा दौर है जहां पर राजनीति की सूरत बिल्कुल बदलती है। हमने यात्रा तमिलनाडु से आपने शायद म्यूट कर लिया है फिर से, या कुछ तकनीकी गड़बड़ी इसमें आ गई। एक बार आप इसको देख लें। तब तक मैं प्रमोद जी के पास जाना चाहूंगा। प्रमोद जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी को वहां पर त्रिपुरा में कुछ मेहनत करने की जरूरत थी, कुछ कसर रह गई, क्योंकि जो पिछली बार का प्रदर्शन था वैसा पार्टी नहीं दोहरा पा रही है? नहीं, देखिए अभी भी देखिए 31 सीटों पर आप आगे दिखा रहे थे, अब 32 दिखा रहे हैं। तो मैंने पहले भी कहा कि हम अपने दम पर सरकार बनाने में सक्षम होंगे। महिमा जी ने एक बात कही कि राजीव जी थे वो नॉर्थ ईस्ट में आते थे। हाँ, राजीव जी नॉर्थ ईस्ट में आते थे, मैं इस बात को इनकार नहीं कर रहा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 50 से ज्यादा बार उन्होंने नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया है पीएम बनने के बाद। इसके पहले कोई भी प्राइम मिनिस्टर जितना दौरा नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट का किया है उतना किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। हर 15 दिन में एक कैबिनेट मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट में आता है और यहाँ प्रवास करता है। प्रवास कर करके यहाँ की समस्याओं को समझता है और उसका समाधान करने के सूत्र तलाशता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आया है। पहले नॉर्थ ईस्ट की अवहेलना की जाती थी। यहाँ के चीफ मिनिस्टर जाके दिल्ली में 2-3 दिन तक बैठते थे और उनको 10 जनपद से उनको अपॉइंटमेंट तक नहीं मिलता था। आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज कैबिनेट मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट में आता है और नॉर्थ ईस्ट के लोगों से मिल करके यहाँ बातचीत करके यहाँ की समस्याओं का समाधान करता है। ये सबसे बड़ा बदलाव जो है ये प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में आया है। और 2014 के पहले जो डेवलपमेंट था और 2014 के बाद का डेवलपमेंट है वो भी मैंने कंपैरेटिवली आपको इसके पहले बताया है। यहाँ नॉर्थ ईस्ट से, आसाम से ही हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब राज्यसभा से एमपी थे और देश के प्रधानमंत्री भी थे, लेकिन उन्होंने भी उतने नॉर्थ ईस्ट के दौरे नहीं किए जितने मोदी जी ने किए। ठीक है। और उन्होंने तो जो ऑयल की रॉयल्टी जो आसाम को मिलती थी उस महिमा जी को भी एक समय में उन्होंने, महिमा जी इसका जवाब देना चाहती हैं? मैं उत्तर देना चाह रही हूँ, मैं बिल्कुल उत्तर देना चाह रही हूँ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मैंने 2 सवाल पहले पूछे जिसकी तरफ रुख नहीं किया भाजपा के प्रवक्ता ने। अब मेरा सवाल ये है कि इन दौरों से हम क्या निकालें? कितने दौरे कर लिए, लेकिन नागा पॉलिटिकल इशू आपकी मैनिफेस्टो के अंदर है नहीं। नागा पॉलिटिकल इशू की आप बात नहीं करते। प्रधानमंत्री जाते हैं नागालैंड के अंदर, रैली करते हैं, उसके अंदर कांग्रेस के ऊपर छीटाकशी करके आ जाते हैं, मुद्दों के ऊपर कोई बात नहीं करते। ये इतनी लंबी फहरिस्त यहाँ पर जो कामों की दिखाई है भाजपा के प्रवक्ता ने, क्या ये प्रधानमंत्री जी को उपलब्ध नहीं कराई गई थी क्या कि वो वहां जाकर अपने कामों की बात करते बजाय कि कांग्रेस की बात करने के और कांग्रेस के ऊपर छीटाकशी करने के? मैं ये याद दिला दूं कि जब नागालैंड के अंदर जो अंडरग्राउंड हैं वो उच्चतम स्तर पर बातचीत करना चाह रहे थे, उस समय कांग्रेस की वो पार्टी थी जिसने उच्चतम, उससे पहले की जो सरकारें थी वो इस पर विफल हो गई थी उच्चतम स्तर पर बात करने के लिए। लेकिन कांग्रेस वो पार्टी थी जिसने हाईएस्ट लेवल पर, प्रधानमंत्री के लेवल पर चर्चा को उठाया। पीवी नरसिम्हा राव जी की देखरेख में उस चर्चा की शुरुआत की गई और उसे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनकी बात अभी कर रहे थे भाजपा के प्रवक्ता, मैं ये भी याद दिला दूं कि उन्होंने उसको ऐसे स्तर पर ले आए थे वो 2014 में कि हम बहुत नजदीक थे सॉल्यूशन के। और उसके बाद भाजपा ने क्या किया, 2015 के अंदर एक अकॉर्ड बनाया। शिलोंग अकॉर्ड सबके सामने था, सामने है, जग जाहिर है, कोई भी उठा के पढ़ सकता है। 2015 का अकॉर्ड, आप यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं और आपके जो दर्शक हैं वो भी सब समझदार हैं। 2015 का अकॉर्ड किसी ने देखा है क्या? किसी को पता है क्या कि उसके अंदर क्या लिखा गया?
आज तक तो उसके मूल ऊपर मुद्दा ये है एक प्रवीण आंदोलन जी, प्रमोद जी, उनका कि जो उलझी हुई समस्याएं हैं पूर्वोत्तर की, उनका समाधान नहीं हो पाया है। 8-9 साल हो गए हैं सरकार को, लेकिन सारी समस्याएं जो चली आ रही हैं उनका समाधान नहीं निकल पा रहा है। अखिलेश जी, एक बिंदु और जोड़ दूं, मैं एक बिंदु और जी, जोड़ दूं। जी। वोटिंग किलिंग्स हुई थी 2019 के अंदर। प्रधानमंत्री डेडलाइन को बढ़ाते रहते हैं। आरएन रवि जी को वहां भेजा गया। आरएन रवि जी ने कहा 6 महीने में समाधान होगा, वो एक्सटेंड किया गया, एफसा को बढ़ाया गया और आज तक भी वही परिस्थिति बनी हुई है। ये आपके शो पर बोल दे कि हम 371 को हटाने की मंशा नहीं रखते, तो मैं हालांकि नागालैंड में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, ये सार्वजनिक रूप से कह के आए थे कि आफ्सपा जो है वो कुछ ही हिस्सों में बची और बाकी जो बची उस पर भी विचार किया जाएगा। लेकिन बहरहाल प्रमोद जी, काफी सारे आरोप लगाए हैं। महिमा जी ने कहा है कि जो लेगेसी इश्यूज हैं, जो समस्याएं चली आ रही हैं पूर्वोत्तर की, उनके समाधान की दिशा में ज्यादा बड़े कदम नहीं उठाए गए। देखिए, मैंने पहले ही कहा, ब्रू रियांग समझौता हमने किया, त्रिपुरा में एनएलएफटी के साथ समझौता हमने किया, बोडो समझौता हमने किया, कई उग्रवादी संगठनों को हम राष्ट्रीय की मुख्यधारा में लेकर आए हैं और कई उग्रवादी संगठनों से बातचीत चल रही है। अब इन्होंने कहा कि हम समस्या को नहीं उठाते, हम समस्याओं को समाधान नहीं करते हैं। तो अभी तो राहुल जी गए थे, कितनी सीटें नागालैंड में मिलेंगी वो तो आपको अभी पता चल जाएगा। थोड़ी देर आप मेरे साथ में तो मेघालय गए थे, नागालैंड गए नहीं मिलती है और कितने स्टेट वो नागालैंड नहीं गए थे, मेघालय में भी कितने, मेघालय में भी पहले 21 सीटें थी, अब कितनी मिलेगी कांग्रेस को आप देख लीजिएगा। तो आप जनादेश का सम्मान करिए। जनादेश जो देश की जनता बार बार जनादेश दे रही है, आप लोग उस जनादेश को समझ नहीं पा रहे हैं। आप सिर्फ एक राजनीति करने के लिए आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करने के लिए क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, करने का आपको अधिकार है, मैं उसके ऊपर में प्रश्न नहीं उठाता। लेकिन देश की जनता क्या रुख अपना रही है? अगर हम काम नहीं कर रहे हैं, हम समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं, फिर भी देश की जनता अगर हमारे पक्ष में जनादेश दे रही है, तो फिर तो अब मैं क्या कह सकता हूं? ऐसा कभी लोकतंत्र में होता है क्या? तो ये आप कुछ आपके जो तर्क है वो कहीं ना कहीं जो 3 राज्यों की जनता जो जनादेश दे रही है, उन जनादेशों का ही आप प्रमोद जी, ये चर्चा है, चलती रहेगी, आगे भी चलती रहेगी। लेकिन अपडेट कर दें, आपको भी बता दें कि जो आंकड़ा है त्रिपुरा में बीजेपी का वो बढ़ा है, फिर से अब 33 पर पहुंच गया है, यानी अपने बूते पर बहुमत का आंकड़ा बीजेपी ने फिर से रुझानों में पार किया है। लेकिन चुनाव परिणाम में क्या होगा इसके लिए भी हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि वहां पर सीटें लगातार ऊपर नीचे हो रही है।